आज हम यहाँ पर एक बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, डिमांड एंड सप्लाई। जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग में आप इन्वॉल्व हैं, तो आप इस शब्द के बारे में बहुत ज़्यादा सुनते होंगे, डिमांड एंड सप्लाई। आखिर ये डिमांड एंड सप्लाई है क्या? इसके बारे में डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। आप लोगों का कई सारे क्वेश्चन भी थे जो जो लोग बिगिनर स्टेज में सीख रहे हैं कि डिमांड और सप्लाई क्या होता है। मतलब कई बार कन्फ्यूजन हो जाते हैं लोग, डिमांड को सप्लाई, सप्लाई को डिमांड हमें बता देते हैं। देखिए, एक बेसिक चीज़ आपको बताता हूँ, जब मार्केट का मोमेंटम होता है तो इस तरह से नहीं होता। स्ट्रेट लाइन में मार्केट मूव नहीं करता। मार्केट इस तरह से मूव करेगा, कंसोलिडेट करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर रुकेगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, फिर रुकेगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा। या फिर नीचे की तरफ आएगा तो पहले इस तरह से ऊपर जाएगा, फिर जब डाउन साइड की तरफ आएगा तो यही आएगा, एकदम से नीचे नहीं आएगा। मार्केट इस तरह से डाउन साइड की तरफ आता रहेगा। कहने का मतलब ये है कि जब मार्केट ऊपर जाएगा तो भी मार्केट रुक-रुक के जाता है, स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता। जब मार्केट नीचे आएगा तो भी मार्केट स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता है। अब इसकी अगर हम पूरा मतलब डिटेल से समझे तो आपको पोस्टमार्टम वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, जो मैंने चैनल पे ऑलरेडी पोस्ट की हुई है कि पोस्टमार्टम किस तरह से किया जाता है। उसमें मैंने एक-एक कैंडल का आपको पोस्टमार्टम करते हुए दिखाया है। लेकिन आज हमारा टॉपिक रहने वाला है डिमांड एंड सप्लाई, और डिमांड एंड सप्लाई के बारे में आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि डिमांड और सप्लाई है क्या? देखिए, डिमांड मतलब क्या होता है? डिमांड मतलब होती है माँग। मतलब अगर किसी चीज़ की माँग बहुत ज़्यादा है, अगर किसी चीज़ की माँग बहुत ज़्यादा है, तो ज़ाहिर-सी बात है उसके प्राइस यहाँ पर बढ़ने वाले हैं। जैसे आजकल गोल्ड देख लीजिए, अब अभी 2025 में चल रहा है। आजकल आप देख लीजिए गोल्ड 1 लाख के पार चल चुका है। हो सकता है 1,20,000 के लगभग ना पहुँचे कहीं पर, ठीक है? मैं एक एप्पल का एग्ज़ाम्पल देके आपको यहाँ पर समझ समझाता हूँ। देखिए, माना आपकी कॉलोनी में आप एक कॉलोनी में रहते हैं, आपकी कॉलोनी में एप्पल का जो वेंडर है, यानी जो सेब बेच रहा है, वो केवल एक आदमी है, एक सेलर है यहाँ पर, ठीक है? एक सेलर है, तो वो आपकी कॉलोनी में सेब लेके आता है, ठीक? माना उसने सेब का प्राइस रखा ₹100, तो कुछ लोग आए, लोग आने लग गए, ₹100 उसने सेब का प्राइस रखा, ठीक है? अब कॉलोनी के सभी लोगों को पता चला कि गेट पे सेब वाला आया है, तो सभी लोग आ गए। तो अचानक उसने क्या करा, ₹120 सेब का प्राइस कर दिया। अब अकेला है, सेलर अकेला है ना, मतलब डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, खरीदने वाले बहुत ज़्यादा कॉलोनी वाले आ गए हैं, तो सेब के प्राइस बढ़ गए, 120 के आस-पास पहुँच गए। 120 के आस-पास पहुँच गए, फिर से मतलब कॉलोनी वालों को पता चला कि सेब वाला आया है, बहुत अच्छे सेब दे रहा है, लेकिन थोड़े महँगे, कोई बात नहीं, फिर से कॉलोनी वाले खरीदने आए हैं, फिर यहाँ पर डिमांड बढ़ी, फिर लोग इकट्ठा हुए, फिर उसने अब की बार उसने प्राइस क्या कर दिया, 130, अब उसने प्राइस 130 कर दिया, ठीक है? अभी आधी कॉलोनी वालों को पता चला, अभी पूरी-पूरी कॉलोनी वाले आए, सबको पता चला कि मार्केट में गेट पर एक सेब वाला आया है और वो थोड़ा महँगे दे रहा है, लेकिन सेब बहुत अच्छे हैं। फिर बहुत सारे लोग आए, अभी सभी लोग आ गए, अब उसने क्या कर दिया, सेब का प्राइस 150 कर दिया। अब देखिए ₹100 में वो पहले बेच रहा था, लेकिन उसने क्यों बढ़ाए? क्योंकि उसने डिमांड बहुत ज़्यादा देखी ना, उसने देखी कि कॉलोनी के पहले एक फैमिली आए, सिक्योरिटी को पता चला, एक फैमिली आई, 2 फैमिली आई, तीसरी फैमिली आई, और अभी-अभी मेरे पास कम से कम 200 फैमिली यहाँ पर आ चुकी है। अब डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो उसने सेब तो बहुत अच्छे थे, तो इसलिए उसने 150 के लगभग प्राइस कर दिया और लोग खरीद भी रहे हैं। ठीक है ना? ये हो गया एक सिनेरियो, इसे सिनेरियो 1 कहेंगे। अब देखिए जो इसके साथ वाले थे, जो ये मतलब सेब का वेंडर था, इसके साथ वाले थे, 8-10 लोग और हैं, ठीक है? उन लोगों को पता चला कि अच्छा, हम तो यहाँ पर ₹80 ₹100 भी बड़ी मुश्किल से बेच पा रहे हैं सेब की, मतलब किलो के केजी के हिसाब से, और हमारा जो मित्र है वो 150 के आस-पास बेच रहा है, राइट? वो 150 के आस-पास, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कल से उस कॉलोनी के गेट के आस-पास अपने 8-10 ठेले ले आते हैं, ठीक है ना? ये सारे-सारे वहाँ पर आ गए, मतलब सारे इसके दोस्त थे, कॉलोनी के आस-पास अब आने लगे। अब क्या हुआ? कॉलोनी में लोग तो उतने ही हैं, लेट्स से 200 फैमिलीज़ हैं, तो 200 ही फैमिली रहेंगी। लेकिन वेंडर बढ़ गए, सेब वाले ठेले बढ़ गए, तो 8-10 आ गए। अब ये 150 बेच रहा है, तो सभी 150 बेच रहे हैं, तो लोगों के पास चॉइस है कि वो कहीं से भी खरीद सकते हैं, ठीक है ना? तो मेरे पास ज़्यादा आए, ये क्या करेगा, दूसरा वेंडर क्या करेगा, 140 कर देगा, तीसरा क्या करेगा, 130 कर देगा। तो इस वजह से क्या होगा कि अपना-अपना ठेला खाली करने के लिए, अपना-अपना बिकवाने के लिए सभी लोग अपने अपने प्राइस गिराएँगे, क्योंकि अब सप्लाई ज़्यादा होगी ना, अब 8-10 वेंडर आ गए यहाँ पर, ठीक है ना? तो मार्केट का प्राइस गिरता रहेगा, ठीक है? 140 से 130 करा, ठीक है, कुछ भीड़ आई, तो उसने देखा यार मेरा नहीं बिक रहा, उसने 120 कर दिया। फिर से मार्केट डाउन साइड की तरफ आ गया, उसने देखा कि मेरा नहीं बिक रहा है, सेम एज, उसने कहा कि मेरा नहीं बिक रहा है, तो उसने 120 कर दिया। ठीक है ना? फिर से भीड़ आई, फिर प्राइस डाउन कर दिया उसने, 110 कर दिया। इस तरह से अब हमारे पास ऑप्शन है, हम 150 वाले से नहीं खरीदेंगे, हम 120 वाले से खरीदेंगे। अगर 120 भी हो रहा है तो हम 110 वाले से खरीदेंगे, 120 हो रहा है तो हम 100 वाले से खरीदेंगे। ठीक है ना? तो इस वजह से अब डिमांड देखिए, उस समय डिमांड ज़्यादा थी तो मार्केट का प्राइस ऊपर बढ़ रहा था, क्योंकि खरीदार ज़्यादा थे ना, खरीदार ज़्यादा थे और वेंडर एक ही था बेचने वाला। अभी देखिए, बेचने वाले कम से कम 8 से 10 हैं और फैमिलीज़ लिमिटेड हैं, फैमिलीज़ केवल 200 हैं। तो अब वो 150 की जगह, अब वो सेब तो सारे सेम है, अब वो 120 की जगह 120 वाले से खरीदेंगे। अगर एक 120 वाले सारे हैं, एक लोग 110 करेगा तो फिर 110 वाले से खरीदेंगे। तो इस वजह से यहाँ पर सप्लाई बढ़ने की वजह से, सप्लाई डिमांड नथिंग बट सिर्फ ये होता है कि खेल, हमारे पास क्वांटिटी कितनी रखी है। अगर हमारे पास ज़्यादा मात्रा में माल पड़ा हुआ है तो उसका प्राइस घटना पड़ेगा, क्योंकि हम बेच रहे हैं, हमारी तरह कोई दूसरा भी बेच रहा है। अगर हमारे पास
खरीदार ज़्यादा है, माल कम है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है। ये मैंने आपको इस एग्जांपल से समझाया कि सेब वाला जो हमारे पास ठेला लेके आता है कॉलोनी के गेट पे आया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो एक बार को वीडियो आप दोबारा यहाँ पर देख लीजिए। तो डिमांड और सप्लाई इसी तरह मार्केट में भी काम करता है। लेट्स से कोई प्राइस आपका यहाँ पर 10 के आस-पास है, ठीक है ना? कोई प्राइस 10 के आस-पास है, तो यहाँ पर ये होता है एक्यूमुलेशन ज़ोन। जब मैं कहता हूँ आपसे पोस्टमार्टम करो ना, तो ये एक्यूमुलेशन ज़ोन होता है। एक्यूमुलेशन ज़ोन मतलब यहाँ पर लोग ना इकट्ठे हो रहे हैं, यहाँ पर लोग खरीद रहे हैं, यहाँ पर भीड़ आ रही है। अभी अचानक क्या करा, देखिए भीड़ ज़्यादा आने लगी तो अभी प्राइस बढ़ जाएगा, ये प्राइस ₹20 पहुँच जाएगा, राइट? ₹20 पहुँच जाएगा, फिर से यहाँ पर एक्यूमुलेट होगा, इसे री-एक्यूमुलेशन ज़ोन ज़ोन भी कह सकते हैं। ये सारे शब्द हैं, बस समझने वाली बात है। अब बाकी आपको पोस्टमार्टम में बहुत क्लियरली मैंने समझा रखा है यहाँ पर। यहाँ पर फिर से भीड़ इकट्ठी होगी तो डिमांड ज़्यादा आ रही है, तो फिर से यहाँ पर 30 के लगभग ये प्राइस पहुँच जाएगा। अभी एक समय ऐसा आएगा जब यहाँ पर सेलर ज़्यादा आ जाएँगे, है ना? बेचने वाले जब यहाँ पर ज़्यादा आ जाएँगे, इस बात को हमेशा याद रखना, एप्पल वाला कभी भूलना मत। जब सेलर यहाँ पर ज़्यादा आ जाएँगे, तो मार्केट में क्या ₹30 प्राइस चल रहा है ना, अब ये क्या करेंगे कि मेरा ज़्यादा बिके इसलिए अपने प्राइस को डिस्काउंटेड में प्राइस में बेचना शुरू कर देंगे और ₹20 के आस-पास बेचना शुरू कर देंगे। कुछ लोग यहाँ खरीदेंगे, अभी और माल बचा हुआ है तो ये लोग अपना प्राइस यहाँ पर ₹10 में बेचना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से मार्केट का साइकिल चलता है। आपने देखा होगा मार्केट ऊपर गया, थोड़ी देर रुका, मार्केट ऊपर गया, थोड़ी देर रुका, थोड़ी देर नीचे आया, फिर रुका, फिर देर नीचे आया। अगर मैं इसे एक चार्ट के फॉर्म में दिखाऊँ तो मार्केट आपको इस तरह से कुछ दिखाई देगा। कभी भी मार्केट आपको एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता हुआ नहीं दिखेगा हमें, अप साइड चाहे डाउन साइड, राइट? तो सारा गेम किस चीज़ का होता है? सारा गेम होता है बायर और सेलर का। मतलब जब बायर ज़्यादा आएँगे तब डिमांड बढ़ेगी तो मार्केट ऊपर जाएगा। तो जो इसलिए मैंने डिमांड ये बायर सेलर का जस्ट ऊपर डिमांड सप्लाई लिखा है कि डिमांड मतलब बायर, सेलर सप्लाई मतलब सेलर। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, आपको फँसने की ज़रूरत कभी भी नहीं है। कोई अगर एसएमसी के टर्म्स आप यूज़ करता है, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ ये पोस्टमार्टम याद रखना है या फिर ये एप्पल के वेंडर वाला ये वाला केस याद रखना, आपको वहाँ पर चीज़ें समझ में आने लग जाएँगी कि सप्लाई डिमांड कुछ भी नहीं होता, बस बायर और सेलर का खेल होता है। जब-जब मार्केट में बायर आएँगे तो मार्केट में डिमांड बढ़ेगी और जब-जब मार्केट में सेलर आएँगे तो मार्केट में वहाँ पर डिमांड घटने वाली है। अब देखिए इसका एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट में जब जब भी बायर आ रहे हैं तो वहाँ पर डिमांड किस वजह से बढ़ रही है। आप समझ रहे हैं ना किस वजह से बढ़ रही है? जैसे आजकल गोल्ड का प्राइस 80,000 था। 80,000 था, देखिए खरीदार बहुत ज़्यादा है, हमारी पब्लिक बहुत ज़्यादा है, सबके पास पैसा है तो मार्केट में लोग खरीद रहे हैं तो प्राइस बढ़ रहा है। जिस दिन लोगों ने गोल्ड खरीदना बंद कर दिया, जिस दिन लोगों ने गोल्ड खरीदना बंद कर दिया, उस दिन धीरे-धीरे इसका प्राइस गिर जाएगा। क्योंकि अब हमारे पास खरीदने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी उस समय, अब हमारे पास बेचने वालों की संख्या ज़्यादा है। जिन लोगों ने खरीदा वो भी बेचेंगे, वेंडर भी बेचेंगे, राइट? तो इस वजह से इसका प्राइस अब धीरे-धीरे यहाँ पर गिरने लगता है। तो यही होता है बायर और सेलर मतलब सप्लाई एंड डिमांड का कॉन्सेप्ट यही है। बहुत ज़्यादा इसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना आपने। अगर कोई एसएमसी के टर्म आपको चाहिए पड़ा है तो उसे सीधे-सीधे बता दीजिए, ठीक है। हमें पता है कब खरीदना है, कब हमें यहाँ पर बेचना है। ठीक है ना? अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आती है, देखिए प्राइस एक्शन का बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाया डिमांड एंड सप्लाई करके, डिमांड और सप्लाई आप समझ गए होंगे। अब आती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात। सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है? वैसे मैंने आपको ये लेक्चर बना-बना के सब पोस्ट किए हुए हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए लेट्स से ये फर्श है, ये ज़मीन है, ठीक है ना? कोई बॉल आपने यहाँ से थ्रो करी डाउन साइड की तरफ, अगर यहाँ से बॉल टप्पा खा के अप साइड की तरफ भाग रही है, तो ये सपोर्ट है। सपोर्ट मतलब होता है आधार। जहाँ से आपको सपोर्ट मिल रहा है, राइट? यहाँ से बॉल टप्पा खा के अप साइड की तरफ भागी, दोबारा से आई, दोबारा से टप्पा खा के अप साइड की तरफ भागी, तो ये सपोर्ट है। अगर किसी पॉइंट पर आकर कोई चीज़ बाउंस बैक कर रही है, किसी पॉइंट पे आके बाउंस बैक कर रही है, तो वो उसका यहाँ पर सपोर्ट हो जाएगा। रेजिस्टेंस मतलब होता है कि रेजिस्टेंस मतलब रुकावट फेस करना। अगर आपने जैसे छत पे कोई बॉल फेंकी और ऊपर टकरा के मार्केट नीचे आई, तो छत एज़ ए रेजिस्टेंस एक्ट किया छत ने। छत को उसने एज़ ए रेजिस्टेंस की तरह लिया, राइट? तो ऐसे ही मार्केट में भी काम करता है। मार्केट में कैसे काम करता है सर? देखिए मार्केट जब भी किसी पॉइंट के आसपास आके बार-बार आके बाउंस बैक कर रहा है, दैट मीन्स वो सपोर्ट है। लेट्स से 80 है, मार्केट 80 से ऊपर जा रहा है, 90 जा रहा है, 90 के बाद 95 जा रहा है, फिर से 80 पे आके मार्केट बाउंस बैक कर रहा है, फिर से 90 जा रहा है, फिर से 95 जा रहा है, फिर से 80 पे आके मार्केट बाउंस बैक कर रहा है। मतलब ये 80 इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है क्योंकि मार्केट बार-बार इस लाइन पे आके बाउंस बैक यहाँ पर कर रहा है। कितनी बार में सपोर्ट टूटता है, कितनी बार में रेजिस्टेंस टूटता है, ये थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है, इसे मैं आगे समझाऊँगा, लेकिन फिलहाल हम बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे काम करता है और सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे करनी चाहिए। आज इंपॉर्टेंट बात हमने सीखनी है यहाँ पर, ड्रॉ कैसे करनी चाहिए। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जस्ट इमेजिनरी लाइन नहीं होती, ये एक ज़ोन होता है साहब, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है। अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखिए आपको कभी भी इस तरह से नहीं मिलेगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस। दरअसल मार्केट कभी भी परफेक्ट नहीं होता।
सपोर्ट अगर आप इस तरह से ड्रॉ करने वाले हैं, तो आपको ऐसे कभी नहीं मिलेगा। इसलिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आप एक ज़ोन के रूप में ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, ताकि सारे पॉइंट्स कनेक्ट हो जाएँ। दरअसल जितनी मैक्सिमम पॉइंट कनेक्ट होंगे, उतनी सपोर्ट की ऑथेंटिसिटी बढ़ेगी। सेम एट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस भी आपको एक लाइन ड्रॉ नहीं करनी है, बल्कि एक ज़ोन ड्रॉ करना है। ज़ोन आपका, जब आप जो भी ब्रोकर यूज़ करते हैं, वहाँ पर आपका एक स्क्वायर शेप आएगा, उसको एक्सटेंड करेंगे तो इस तरह से आपका यहाँ पर ज़ोन डिक्लेयर हो जाएगा। इससे आप हल्का-हल्का कलरफुल भी कर सकते हैं। इतना कलर नहीं करना है कि चार्ट देखने में परेशानी हो, हल्का कलर करना है ताकि आपको नोट भी होता रहे, मतलब वहाँ पर डिनोट भी होते रहे, और साथ-साथ में आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता भी चलते रहे कि यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। जिस भी पॉइंट से मार्केट बाउंस बैक करे, उसे सपोर्ट कहते हैं, और जिस भी पॉइंट से मार्केट नीचे रेजिस्टेंस ले, नीचे आए जिस भी पॉइंट से, उसे यहाँ पर रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस मतलब ये, सपोर्ट मतलब ये बहुत साधारण भाषा में आपको मैंने समझाया है। अगर इसी को एक एंगल में हम बना दें, अभी मैंने हॉरिजॉन्टली प्लेस किया हुआ है इसको, ठीक है ना? इसी को अगर एक एंगल में हम बना दें इस तरह से, तो यही ट्रेंड लाइन कहती है। ट्रेंड लाइन का वीडियो मैंने कल भी डाला हुआ था, कल भी मैंने ट्रेंड लाइन के बारे में लाइव में बहुत अच्छी तरह बताया हुआ है। आप चाहे तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं, लेकिन एक बार मैं यहाँ पर दोबारा बता देता हूँ मोटा-मोटा आपको। देखिए, जब भी मार्केट इस प्लेस के आस-पास आता है, अगर इसे मैं सीधी कर दूँ तो यही सपोर्ट बन जाएगा, ठीक है? जब भी मार्केट इस सपोर्ट प्लेस के आस-पास आता है, तो यही ट्रेंड लाइन का काम करता है। ट्रेंड लाइन नथिंग बट, ट्रेंड लाइन हमको बताती है कि ट्रेंड कौन-सा है, अप ट्रेंड है या फिर डाउन ट्रेंड है। ट्रेंड लाइन में ट्रेड लेने के तरीके अलग-अलग होते हैं। ना कभी-कभी हम ब्रेकडाउन पर वेट करते हैं ट्रेंड लाइन का, कभी-कभी हम इस पॉइंट से बाउंस बैक लेने की कोशिश करते हैं। मतलब ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल हम ट्रेड लेने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर एक स्मॉल एसएल के साथ काम करने का मौका मिल जाता है। अभी देखिए, ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस में अंतर क्या है? ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस में अंतर कुछ भी नहीं है, बस केवल एंगल का अंतर है। अगर सीधे इसे ड्रॉ करें तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है, अगर ऐसे ड्रॉ करें, इसे एंगल में ड्रॉ करें, तो फिर ये ट्रेंड लाइन है। दूसरी बात, आपको ट्रेंड लाइन भी एक इमेजिनरी लाइन नहीं ड्रॉ करनी है, बल्कि एक ज़ोन ड्रॉ करना है। दरअसल मार्केट में कभी भी परफेक्ट कंडीशन आपको नहीं मिलेंगी। इस तरह से आपको यहाँ पर काम करता हुआ मार्केट दिख जाएगा। हमेशा एक लाइन में मार्केट आपको सिंक होता हुआ नहीं दिखेगा। कभी-कभी ऐसा सिनेरियो बनता है, लेकिन हमेशा आपको एक ज़ोन ड्रॉ करना है, तभी आप ट्रेंड लाइन वहाँ पर एग्जैक्ट से कैप्चर कर पाएँगे। दूसरी बात, ट्रेंड लाइन देखिए बनती कैसे है? अभी मैंने मार्केट में आपको क्या बताया था, मार्केट में एप्पल 100 हुए थे, मार्केट में कॉलोनी वाले लोग आए, फिर मार्केट ने प्राइस बढ़ा दिए, फिर से कॉलोनी वाले लोग आए, फिर से प्राइस बढ़ा दिए, फिर से कॉलोनी वाले लोग आए। अभी देखिए, इन कॉलोनी वाले लोग जहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, जहाँ एक्यूमुलेशन हो रहे हैं, इन सारे पॉइंट्स को अगर कनेक्ट करेंगे, तो एक ज़ोन बनाएँगे, तो आपको एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा होगा। बस ये सारी चीज़ें आपस में लिंक हैं सर, इसीलिए मैंने ये सारे टॉपिक एक साथ आज रखे हुए हैं यहाँ पर। मैं समझ रहा था कि एक मतलब मोटा-मोटा आपको रिव्यू इन पर दे दूँ मैं। देखिए, लोग एक्यूमुलेशन हुए, यानी यहाँ पर बायर एक्यूमुलेशन हो रहे हैं, प्राइस बढ़ा, वेंडर ने प्राइस बढ़ा दिया, क्योंकि उसने देखा कि मेरे पास माल कम है, और लेकिन सप्लाई ना सॉरी डिमांड ज़्यादा है, यानी माल मैं कल फिर से ले आऊँगा, लेकिन रेट बढ़ा देता हूँ। ₹100 का रेट है तो 150 बोल देता हूँ, और क्योंकि खरीदने वाले तो लोग हैं ही, और मेरे अलावा कोई बेचने वाला नहीं है। सप्लाई यहाँ पर हो नहीं रही, सिर्फ मैं ही सप्लाई कर रहा हूँ, 150 कर देता हूँ। कल मैं इसे 200 कर दूँगा। तो इस वजह से बायर आ रहे हैं, फिर से प्राइस बढ़ गया, बायर आ रहे हैं तो फिर से प्राइस बढ़ गया, बायर आ रहे हैं तो फिर से प्राइस बढ़ गया। तो अगर इन सारे पॉइंट्स को हम कनेक्ट करें, जहाँ-जहाँ पर बायर आ रहे हैं, तो हमको एक एक एंगल में एक लाइन का फॉर्मेशन होता हुआ दिखता है, जिसे हम ट्रेंड लाइन कहते हैं। इस ट्रेंड लाइन से फ़ायदा क्या होता है सर? इस ट्रेंड लाइन से फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पर हमें ये पता चल जाता है कि मार्केट इस पॉइंट से बार-बार बाउंस बैक कर रहा है। ये जो अपसाइड की तरफ प्राइस भाग रहा है ना, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, इस पूरे प्राइस को ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट कर रही है। अगर हम टेक्निकल भाषा में समझे तो इसे सपोर्ट कर रही है, और जब भी मार्केट इस प्राइस के नीचे आएगा, नीचे आके एक खास एंगल में क्लोज देगा यहाँ पर इसके नीचे, तो हम समझ जाएंगे कि अब उस ठेले वाले के मित्र यहाँ पर आ चुके हैं, जो 8-10 सेब वाले थे, वो सारे यहाँ पर आ चुके हैं, और अब हमें यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई मिलने वाली है, तो प्राइस हो सकता है गिर जाए यहाँ से, और जब प्राइस गिर जाएगा, तो हमें यहाँ पर डाउन साइड का मोमेंटम भी आता हुआ दिख सकता है। दैट इज़ ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई, दैट इज़ ऑल अबाउट बायर और सेलर। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आई तो वीडियो को एक बार दोबारा देखिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह की ट्रेडिंग सीखने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।